क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। साहित्यिक हिंदी का पेपर है जो 18 फरवरी 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ हल करके आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यदि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो ये मेरी गारंटी है कि आप बोर्ड एग्जाम 2026 में हिंदी में 95+ अंक जरूर लेकर आओगे। यह एक वायरल पेपर है मेरे प्यारे बच्चों। सेम ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जाएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड का, इसमें प्रश्न नंबर 1 का है, भाषा योग वाशिष्ठ के लेखक हैं गंग कवि, राम प्रसाद निरंजनी, दौलत राम, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। कमेंट करेंगे। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक है मेरे प्यारे बच्चों राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का खा है, भारतेंदु युगीन लेखक नहीं है। बालकृष्ण भट्ट, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, माखनलाल चतुर्वेदी, किशोरी लाल गोस्वामी। तो भारतेंदु युगीन लेखक नहीं है। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युगीन लेखक हैं, ठीक है। पंडित प्रताप नारायण मिश्र भी भारतेंदु युगीन लेखक हैं, और किशोरी लाल गोस्वामी भी भारतेंदु युगीन लेखक हैं। भारतेंदु युगीन लेखक नहीं है पूछा है, तो माखनलाल चतुर्वेदी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों गा नंबर है, शेखर एक जीवनी किसकी रचना है? नागार्जुन की है, मुक्तिबोध की है, अज्ञेय की है, रामचंद्र शुक्ल की है। तो शेखर एक जीवनी के लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय। आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको PDF भी मिल जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है, आनंद कादम्बनी के संपादक हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, कुबेरनाथ। तो आनंद कादम्बनी के संपादक हैं बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर है आवारा मसीहा की विधा है, उपन्यास है, जीवनी है, संस्मरण है, यात्रावृत है। तो आवारा मसीहा मेरे प्यारे बच्चों क्या है? ये जीवनी है। किसका? विष्णु प्रभाकर का। किसका है? विष्णु प्रभाकर का, ध्यान रखिएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 का है मेरे प्यारे बच्चों, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है कामायनी, प्रिय प्रवास, राम की शक्ति पूजा, साकेत। तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास, और प्रिय प्रवास किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत द्वारा लिखा गया है, ध्यान रखेंगे। कामायनी महाकाव्य है जयशंकर प्रसाद का, और साकेत महाकाव्य है मैथिली शरण गुप्त का, ठीक है। राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद छायावाद की समय सीमा है 1918 से 1936, 1915 से 1930, 1921 से 1940, 1900 से 1938। तो छायावाद की समय सीमा है 1918 से 1936। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है, हम राही नहीं राहों के अन्वेषी हैं किसने कहा है? धर्मवीर भारती ने, अज्ञेय ने, नामवर सिंह ने, निराला ने। तो हम राही नहीं हैं राहों के अन्वेषी हैं, ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय ने कहा है। किसने कहा है? अज्ञेय ने। इसके बाद अगला है, मैं नीर भरी दुख की बदली काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं मीराबाई, महादेवी वर्मा, महाश्वेता देवी, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो मैं नीर भरी दुख की बदली इस पंक्ति के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा, और ये काव्य पंक्तियाँ यामा से लिया गया है, ठीक है। यामा महाकाव्य से ली गई हैं पंक्तियाँ, ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगला है, चांद का मुंह टेढ़ा है रचना की विधा है, उपन्यास है, निबंध है, कहानी है, काव्य है। तो ये कहानी है गजानन माधव मुक्तिबोध का। इसके बाद मेरे बच्चों प्रश्न नंबर 3 है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश 10 अंक का होता है। गद्यांश के नीचे 5 प्रश्न होते हैं। किसी भी गद्यांश को हल करने से पहले सबसे पहले उसके पढ़ते हैं। पुरुषार्थ वह है जो पुरुष को सप्रयास रखे, साथ ही सहयुक्त भी रखे। यह जो सहयोग है सच में पुरुष और भाग्य का ही है। पुरुष अपने अहंकार से वियुक्त है
तभी भाग्य से संयुक्त होता है। लोग जब पुरुषार्थ को भाग्य से अलग और विपरीत करते हैं तो कहना चाहिए कि वे पुरुषार्थ को ही उसके अर्थ से विलग और विमुख कर देते हैं। पुरुष का अर्थ क्या पशु का ही है अर्थ है? बल विक्रम तो पशु में ज़्यादा होता है, दौड़ धूप निश्चय ही पशु अधिक करता है, लेकिन यदि पुरुषार्थ पशु चेष्टा के अर्थ से कुछ भिन्न और श्रेष्ठ है तो इस अर्थ में कि वह केवल हाथ पैर चलाना नहीं है, न क्रिया का वेग और कौशल है, बल्कि वह स्नेह और सहयोग की भावना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों पूछा है, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। तो पाठ का नाम है भाग्य और पुरुषार्थ, लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। ठीक है, अभी कई बार भाग्य और पुरुषार्थ शब्द पैराग्राफ में मिला हुआ है, तो इससे आप पहचान जाएंगे। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या किसके करना है मेरे प्यारे बच्चों? जिसकी रेखा खींची हुई है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की करना है व्याख्या। तो चलिए देखते हैं व्याख्या। रेखांकित अंश में यह कहा गया है कि पुरुषार्थ केवल शारीरिक श्रम या क्रियाकलाप नहीं है। असली पुरुषार्थ वह है जिसमें मानवता का स्नेह और सहयोग की भावना शामिल है। जब व्यक्ति अपने अहंकार से दूर होकर दूसरों के साथ मिलकर कार्य करता है तब वह भाग्य के साथ जुड़ता है। इस विचार से यह स्पष्ट होता है कि पुरुषार्थ का वास्तविक अर्थ केवल शारीरिक मेहनत नहीं है, बल्कि यह मानवता और सामूहिकता का प्रतीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों तीसरा प्रश्न है, पुरुषार्थ किसे कहते हैं? तो पुरुषार्थ उस प्रयत्न को कहते हैं जो व्यक्ति को साप्रयास रखे और साथ ही सहयोगी भी बनाए। यह भाग्य से जुड़ने का माध्यम है जब व्यक्ति अपने अहंकार को छोड़कर दूसरों के साथ मिलकर कार्य करता है। इसके बाद अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, पुरुष और पशु में क्या अंतर है? तो पुरुष और पशु में मुख्य अंतर यह है कि पुरुष केवल शारीरिक बल और दौड़ धूप करने के बजाय स्नेह और सहयोग की भावना के साथ काम करता है, जबकि पशु केवल अपनी शारीरिक क्षमता पर निर्भर होता है। पुरुष अपने विचार, संवेदनाएं और संबंधों से जोड़ते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, पुरुषार्थ किस प्रकार दिखाई देता है? तो पुरुषार्थ का प्रदर्शन स्नेह और सहयोग की भावना के माध्यम से होता है। जब व्यक्ति दूसरों की सहायता करता है, अपनी शक्ति या उपयोग समाज के हित में करता है, तब वह वास्तविक पुरुषार्थ का परिचय देता है। फिर अथवा करके दिया है मेरे प्यारे बच्चों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं, मातृभूमि पर निवास करने वाला मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। तो पहला क्वेश्चन है, पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम। तो पाठ का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप और लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? तो यदि पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं? पृथ्वी और जन दोनों मिलकर राष्ट्र का स्वरूप संपादित करते हैं। पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है? तो पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा मनुष्य के कारण ही प्राप्त करती है। इसके बाद है रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, तो व्याख्या किसकी करना है? भूमि माता है, मैं उसका पुत्र हूँ। तो जिस प्रकार माता हमें जन्म देती है, पालन पोषण करती है, हमें प्यार करती है, इस प्रकार पृथ्वी हमें अन्न देती है। इसके धूल में हम खेलकर बड़े होते हैं, इसके हवा में हम सांस लेते हैं। पृथ्वी एक माता के ही समान हमारा पालन पोषण करती है, अतः पृथ्वी एक माता के समान है और मनुष्य सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। इसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो। उर्मिला कहती है, हे कामदेव मुझ पर फूलों के बाण मत चलाओ। एक तो मैं अबला हूँ और वियोगिनी हूँ। ठीक है, एक तो मैं अबला हूँ और वियोगिनी हूँ और दूसरी युवती हूँ। कुछ तो दया विचारो, कुछ तो मेरे ऊपर दया करो। होकर मधु के मीत मदन पट, तुम कटु गरल नगारो। हे कामदेव तुम तो बसंत के अच्छे मित्र हो, तुम इस प्रकार से मेरे ऊपर जहर मत उड़ेलो। मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम प्रयासु। ऐसा करने से मुझे व्याकुलता और तुम्हें विफलता हाथ लगेगी। ठहरो, रुको, अपने परिश्रम को छोड़ दो। नहीं भोगनी यह मैं कोई जो तुम जाल पसारो। मैं कोई भोग विलासनी युवती नहीं हूँ जो तुम मेरे ऊपर माया जाल फैला रहे हो। बल हो तो सिंदूर बिंदु या हर नेत्र निहारो। यह तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है, अगर तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है तो शिव के समान इस सिंदूर बिंदु को देखो। शिव के समान मेरे इस सिंदूर बिंदु को देखो। रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पथ पर वारो। अगर तुम्हें अपने रूप पर, अपनी सुंदरता पर इतना घमंड है तो मैं तुम्हारी सुंदरता को अपने पति के ऊपर न्यौछावर करती हूँ, क्योंकि मेरे पति
कि आगे तुम्हारी सुंदरता कुछ भी नहीं है। लो यह मेरी चरण धूल उस रथ के सिर पर धारो, और यदि तुम्हें अपनी पत्नी रथ की सुंदरता पर इतना ज़्यादा घमंड है तो लो ये मेरे चरणों की धूल ले जा करके अपने पति रथ के ऊपर डाल दो, जिससे वह पवित्र हो जाएगी। तो ये रहा मेरे प्यारे बच्चों इसका अर्थ। तो पहला क्वेश्चन है उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम। तो शीर्षक का नाम है गीत, कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या मैंने पूरी आपको बता दिया है। इसके बाद अगला प्रश्न है बसंत का मित्र कौन है। तो बसंत का मित्र कामदेव है। उर्मिला ने शिव का तीसरा नेत्र किसे बताया है। तो उर्मिला ने अपने सिंदूर बिंदु को शिव का तीसरा नेत्र बताया है। इसके बाद अगला प्रश्न है उर्मिला ने अपने पति को किससे अधिक सुंदर बताया है। तो उर्मिला ने अपने पति को कामदेव से अधिक सुंदर बताया है। फिर यहाँ पर अथवा करके दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधि ब्रज गावन में पावन जबे लगी। ठीक है, मन भावन श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए उद्धव के आने का समाचार जैसे ही ब्रज गांव में पहुंची, रत्नाकर जी कहते हैं कि ग्वालिन की झोर झोर दौड़ दौड़ नंद पौर आवन तबे लगी। ग्वालिनियों के झुंड दौड़ दौड़ करके नंद बाबा के घर आने लगी। उजक उजक पद कंजन के पंजन पे पेक पेक पाती छाती छोहन सबे लगी। सब उचक उचक करके पैरों के पंजे के बल खड़ी होकर के श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए प्रेषित पत्र को देख करके अपनी छाती को उत्कंठित करने लगी और कहने लगी हमको लिखे हो कहाँ, हमको लिखे हो कहाँ, हमारे लिए क्या लिखा है, हमारे लिए क्या लिखा है और हमको क्या लिखा है, कहने लगी सभी। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन है उपयुक्त पद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम। तो पाठ का नाम उद्धव प्रसंग, कवि का नाम जगन्नाथ दास रत्नाकर। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या, तो मैंने पूरी आपको बता दिया है। तीसरा है गोपियों के अत्यंत व्याकुल होने के कारण को स्पष्ट कीजिए। कवि कहते हैं कि जब गोपियों को यह ज्ञात हुआ कि उद्धव अपने प्रिय श्री कृष्ण का कोई संदेश लेकर आए हैं तो वह अपने प्रियतम का संदेश जानने के लिए अत्यंत व्याकुल हो उठती हैं। इसके बाद चौथा प्रश्न है हमको लिखे हो कहाँ कहान सबे लगे, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो प्रस्तुत पंक्ति का आशय यह है कि सभी गोपियाँ अपने प्रियतम द्वारा भेजे गए संदेश को जानने हेतु उत्कंठित हो उठी हैं। वे सभी उद्धव से जानना चाहती हैं कि उनके प्रियतम ने उनके लिए क्या क्या संदेश भेजे हैं। वे सभी अपने अपने संदेश को सुनने के लिए अत्यंत व्याकुल हो चुकी हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रस्तुत पद्यांश के अलंकार सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। तो झोर झोर दौड़ दौड़ उचक उचक पैक पैक में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। छाती चौहन छबे में अनुप्रास अलंकार है और पद कंजन में रूपक अलंकार है। इसके बाद 5 का नंबर है निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। 80 शब्द में और 5 अंक का है। वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। 80 शब्द में और 5 अंक का है। जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंद पंत। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 6 नंबर है मेरे प्यारे बच्चों कहानी तत्वों के आधार पर पंचलाट और लाठी कहानी की समीक्षा कीजिए अथवा बहादुर कहानी के प्रमुख पात्र का चित्रण कीजिए। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों 100 पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का संक्षिप्त उत्तर दीजिए। उत्तर लगभग 80 शब्दों में देना है और 5 अंक का है। तो ये खंड काव्य अलग अलग जिले के लिए अलग अलग होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको आप तैयार करेंगे। इसके बाद है खंड खा। तो प्रश्न नंबर 8 का क्या कह रहा है निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 अंक का होता है, 2 अंक संदर्भ के लिए और 5 अंक अनुवाद के लिए। चलिए इसका अनुवाद देखते हैं। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य भाष भारवी भवभूत आदि महाकवि अपने ग्रंथ से आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान है। यह भाषा हमारी माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता, संस्कृत की एकता संस्कृत से सुरक्षित रखी जा सकती है। यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है, इसलिए ठीक ही कहा गया है भाषाओं में मुख्य, मधुर और अलौकिक संस्कृत भाषा है। संदर्भ कैसे लिखना है यहाँ पर देख सकते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के संस्कृत भाषाएं महत्तम नामक पाठ से अवतरित है। इसके बाद अथवा करके दिया है मेरे प्यारे बच्चों, इसको भी देखते हैं। बीते हुए प्रथम कल्प में लोगों ने एक सौभाग्यशाली सभी आकृति से परिपूर्ण पुरुष को राजा बनाया। चौपायों ने भी एकत्र होकर के एक शेर को राजा बनाया। इसके बाद पक्षियों ने हिमालय प्रदेश पर एकत्र होकर के एक चट्टान पर एकत्र होकर के
कहा, मनुष्यों में राजा जाना जाता है तथा चौपायों में भी जाना जाता है। हमारे बीच कोई राजा नहीं है। राजा के बिना रहना ठीक नहीं है। एक को राजा के स्थान पर स्थापित करना चाहिए। संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के जातक कथा पाठ के उल्लूक जातकम खंड से अवतरित है। फिर है मेरे प्यारे बच्चों 8 का ख नंबर। निम्नलिखित श्लोकों का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। ये भी 7 अंक का है। तो चलिए देखते हैं। सुखनो अनिलो अयम सौमित्रे काला प्रचुर मन्नथा गंधवान सुरभियारसो जात पुष्प फल दुर्मा। संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के ऋतुवर्णम नामक पाठ के वसंत खंड से अवतरित है। अनुवाद है। हे लक्ष्मण, सुखद समीर वाला यह समय अति कामोद्दीपक है। सौरभ युक्त इस बसंत माह में वृक्ष फूल और फलों से युक्त हो रहे हैं। इसके बाद अथवा करके दिया है। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीवाण भारती। सभी भाषाओं में संस्कृत भाषा मुख्य मधुर और अलौकिक है। तस्य ही मधुरम काव्य उसका मधुर, तस्य ही मधुरम काव्य उसका मधुर, उसका काव्य मधुर है। तस्मादपि सुभाषितम, और उससे अधिक मधुर उसके सुंदर वचन हैं। संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के सुभाषित रत्नाकर नामक पाठ से अवतरित है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 9 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। ये 4 अंक का होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2 प्रश्न करने रहते हैं। इसके बाद 10 का क, ख और गा है रस अलंकार छंद से। तो इसका वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगा अलग से, मोस्ट इंपॉर्टेंट रस अलंकार छंद का। इसके बाद 11 नंबर है निबंध से। मेरे प्यारे बच्चों 9 नंबर का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध है। इसके बाद है 12 का पहला गायिका का संधि विच्छेद होता है गय प्लस अका। रामस सेते का संधि विच्छेद होता है रामस प्लस सेते। क्या होता है? रामस प्लस सेते। ठीक है। उच्चारण में संधि है तो उच्चारण में व्यंजन संधि है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसी 2 का समास का नाम लिखिए। तो यथाशक्ति में अव्ययीभाव समास है, नील कमलम में कर्मधारय समास है और चंद्रशेखरा में बहुब्रीहि समास है। इसके बाद 13 नंबर प्रश्न है। बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखिए, अथवा शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र अथवा प्रार्थना पत्र लिखिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर 14 का पहला है। निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए। तो दत्ता में दा धातु है, दा धातु है, अक्त प्रत्यय है। निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखना है। तो इसमें प्रभुता में प्रभु शब्द है और तल प्रत्यय है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों ख नंबर है। रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। 2 अंक। ग्रामम अभिता, तो अभिता परिता समय निक्षा हा प्रतियोगे के सूत्र से इसमें द्वितीय विभक्ति है पादेन खंजा। एनांग विकारा सूत्र से तृतीय विभक्ति है रामेण साह, तृतीय विभक्ति है। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।